नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कार्यक्रम है श्री एक्सपर्ट। एक इंसान पैसे को जोड़ने से ज्यादा पैसे के निवेश को लेकर उत्सुक रहता है। वो जानना चाहता है पैसे का सदुपयोग करके उसी पैसे को सही तरीके से कैसे निवेश किया जाए ताकि वक्त आने पर वो अपने उस धन को काम में ला सके। घर की जिम्मेदारियां वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि पैसा भी बढ़ना ही चाहिए। अब सही निवेश के लिए सही सलाह की ज़रूरत होती है और वो इतनी आसानी से मिल नहीं पाते। तो आप परेशान मत हो, क्योंकि हमारे श्री एक्सपर्ट आपको देंगे आपके पैसे के निवेश की सही जानकारी। आज हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हैं खास मेहमान डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव जी, जो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे कार्यक्रम श्री एक्सपर्ट में। और सर, निवेश को लेकर हर कोई जानकारी पाना चाहता है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि मिडिल क्लास जो है वो अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारे, क्या ऐसे उपाय किए जाएं जिससे वो अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकता है। इस सवाल का जवाब आपसे चाहते हैं। पहले तो मैं श्री एक्सपर्ट के दर्शकों को अपना धन्यवाद देना चाहता हूं कि और न्यूज़ चैनल को कि मुझे उन्होंने इनवाइट किया। और आज जो मैं बताने आया हूं, मिडिल क्लास कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारे। वर्तमान समय में ये बहुत बड़ी समस्या है मिडिल क्लास के लिए कि वो कैसे अपने वित्तीय सोर्सों को बढ़ाए और अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट करके उनको पूरा करके और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाए। इसके लिए मैंने आज ये सोचा कि अपने यूथ जनरेशन को और जो हाउस वाइफ है उनको कैसे फाइनेंशियली लिटरेट किया जाए, उनकी साक्षरता कैसे बढ़ाई जाए। ये बहुत आवश्यकता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में हाउस वाइफ का और यूथ का बहुत बड़ा योगदान है। 60% जनरेशन जो है वो हमारी जो है बेस्ड है 35 ईयर्स के एज पर। तो हमें उनको यूथ को तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी की आवश्यकता है, साक्षरता की आवश्यकता है कि वो कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को प्रबल कर सकें अपनी स्मॉल सेविंग के साथ। वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए पहले मिडिल क्लास को अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको एक बजट बना करके नियंत्रित करना होगा, क्योंकि मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस बड़ी हाई होती हैं। वो हर चीज़ पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो जो लोन के ट्रैप में फंसते हैं उससे वो बचने की कोशिश करें, क्योंकि लोन का जाल ऐसा होता है कि अगर आप एक बार फंस गए तो उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मिडिल क्लास को ये समझना होगा कि उनकी नीड्स क्या हैं और उनकी वांट्स क्या हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और उनकी इच्छाएं क्या हैं। जब वो इसको अच्छे से पहचान लेंगे तो मुझे लगता है कि वो बैलेंस कर पाएंगे अपने खर्चे और सेविंग बचत के बीच में, जो बहुत जरूरी है आज के यूथ के लिए और मिडिल क्लास की फैमिली को अपने बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बेहतरीन जानकारी। अब यहाँ सबसे बड़ी परेशानी जब बजट को लेकर, निवेश को लेकर बात आती है तो महिलाओं के सामने बड़ी परेशानी होती है। ज़्यादा खर्चा उनके पूरे बजट को बिगाड़ कर रख देता है। महिलाओं के लिए थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाएं अपने घरेलू बजट को कैसे मेंटेन कर सकती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, महिलाएं तो पूरा किसी भी हाउस का एक बैकबोन है और वो होम मिनिस्टर कहलाती हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को अगर इस बारे में थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा दी जाए, जबकि वो पूरा बजट घर का बड़ा अच्छे से मैनेज करती हैं, कम इनकम में भी घर को चलाने की क्षमता उनमें है। तो जब मैं उनको थोड़ा-सा फाइनेंशियली लिटरेट या उनको थोड़ा-सा वित्तीय साक्षरता की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो महिलाओं को पहले कोशिश ये करना चाहिए। वैसे तो वो बड़ा एक्सपर्ट होती हैं हाउस सेविंग इनकम में कि कम बचत में भी वो कुछ ना कुछ सेव कर लेती हैं। पर उस सेव को करने के बाद उनका पैसा जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। वो घर में रखती हैं कि फ्यूचर के लिए ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर उसी को मोबिलाइज़ करने का तरीका उनको बता दिया जाए, तो वो अपनी सेविंग को और एनहांस कर सकती हैं इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। और जब चाहें वो ऐसा लिक्विडिटी रहेगी कि वो जब चाहें उस पैसे को निकाल करके अपनी जिस पर्पज से वो सेव करना चाहती हैं वो उसके पर्पज से उसको यूटिलाइज कर सकती हैं। तो कई एवेन्यूज ऐसे अवेलेबल हैं जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, तो मैं उस जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। और मैं धीरे धीरे उस चीज़ों की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो महिलाओं को सबसे पहले तो एक बजट तैयार करना चाहिए। फिर सेविंग को चैनलाइज करने के लिए उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगा।
तो सबसे बड़ा तो यही है कि वो सेव कैसे बचत करें। तो बचत करने के लिए उनको जैसे वो ये डिसाइड करें कि उनकी जो नीड्स हैं वो बेसिक नीड्स क्या है। पहली नीड्स को वो फुलफिल करने के लिए कितना उनको खर्चे की ज़रूरत होती है वो पहले एस्टिमेट कर लें, और एस्टिमेट करने के बाद वो ये देखें कि क्या वो उसके बाद कुछ सेव कर पा रही हैं, और अगर वो सेव कर रही हैं तो वो किस एक्सपेंडिचर में से कट करके सेव कर रही हैं। ये क्वालिटी महिलाओं में ही ज़्यादा होती है। तो जब वो उस पैसे को सेव करके आएंगी तो मैं उनको उस बेहतर तरीके की तरफ ले जाऊंगा जिससे कि उनकी वो अर्निंग और सेविंग मोबिलाइज हो जाए, नॉट अर्निंग, सेविंग मोबिलाइज हो जाए। डॉक्टर साहब, नौकरी पेशे वाले अपने बजट के लिए बड़े परेशान रहते हैं, कमाते हैं लेकिन खर्च हो जाता है, कमाई कहाँ जाती है उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता। अब ये जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, ये अपने बजट को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे सही रख सकते हैं, इसके बारे में भी बताइए। नौकरी पेशा में आपका कहने का मतलब मेरे ख्याल से मध्यम वर्गीय का है। मध्यम वर्गीय की सबसे बड़ी चिंता ये है कि वो सोचता है कि गवर्नमेंट उसी के ऊपर टैक्स का बोझ लाद रही है, उसी के ऊपर सारा बोझ आ रहा है और सब लोग बच रहे हैं। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की ऐसे कोई मंशा भी नहीं है। सरकार कोई भी हो, सबकी मंशा ये होती है कि वो मिडिल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें। ऑल्दो कि मिडिल क्लास फैमिली चूंकि सैलरी वर्क का ज़्यादा होता है तो उनका सब कुछ रिटर्न होता है, तो उनको टैक्स पे करना होता है ऑन रिकॉर्ड, तो वो उनको ऐसा लगता है। पर गवर्नमेंट ने अपने करंट बजट में बहुत सारी चीज़ें की हैं मध्यम वर्ग के लिए, जिसको समझना जरूरी है। अब मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो एस्पिरेशंस हैं, वो एस्पिरेशंस इतनी ज़्यादा वो हाई कर लेता है, क्योंकि ये कहा भी गया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि उतना पैर पसारिए जितनी चादर होए। पर मैं इस कॉन्सेप्ट को उल्टा जानना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ आप पैर पूरा पसारिए, थोड़ी चादर को बढ़ाने के लिए आप अपनी अर्निंग को मोबिलाइज कर दीजिए, सेविंग को थोड़ा बढ़ा लीजिए, तो आप पैर आराम से फैलाइए और आपकी चादर भी उतनी लंबी हो जाएगी। तो मध्यम वर्गीयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको एक प्रॉपर बजट के साथ साथ ये करना होगा कि उस जो अपनी नीड्स हैं उनको एक पहले से एस्टिमेट करना है, और फिर वांट्स पर कैसे किस तरह से प्रायोरिटी बेस पर जाना है वो डिसाइड करना होगा। और वांट्स को फुलफिल करने के लिए उनको एक बेहतर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मध्यम वर्गीय फोकस करें अर्ली इन्वेस्टमेंट पर, और उनकी रिस्क एपिटाइट कितना है उस पर वो ध्यान दें, और वो ऑप्टिमिस्ट रहें, वो आने वाली मार्केट की कंडीशन से ऑप्टिमिस्ट रहें, उनको आशावादी होना चाहिए। जो होगा बेहतर होगा। जब वो इस आशा के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने जो इस संकट में घिरे हुए हैं कि मैं कैसे अपना फ्यूचर बेहतर बनाऊंगा, तो अपने एक बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ सकेंगे। सर, मिडिल क्लास जो है वो बड़ा परेशान रहता है, उसको बजट बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी चिंता आप क्या मानते हैं? आप देखिए, आपको मध्य वर्गीय में सबसे पहले आपको एक सैलरी क्लास मध्यम वर्गीय की बात करता हूँ। सैलरी क्लास पर्सन ये सोचता है कि गवर्नमेंट ने यार इस बजट में अब की 10 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन दे देना चाहिए था, गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये मेरी एस्पिरेशन थी। पर गवर्नमेंट के सामने मजबूरी ये होती है कि वो डिडक्शंस दे रहा है। अब आप देखिए कैसे उसने टैक्स में आपको रिलीफ दी, उसने आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया, 50,000 से 75,000 किया। फिर उसने टैक्स स्लैब को न्यू टैक्स रिजीम में थोड़ा सा रिलैक्स किया, 3 लाख तक एग्जाम करने के बाद उसने 3 लाख से लेकर 7 लाख का दायरा किया, जहां 1 लाख तक की एग्जामेशन, 1 लाख तक की इनकम पे 5% का और एडिशन किया। तो ये सब सारी सुविधाएं हैं। और ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि नारी शक्ति को वंदना करिए कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो महिला है, और महिला होने के बाद उन्होंने पहली बार एक ऐसा डिसीजन लिया कि 2 टैक्स रिजीम दिए, एक ओल्ड टैक्स रिजीम दिया, एक न्यू टैक्स रिजीम दिया। ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ी? कभी मध्यम वर्गीयों को सोचने की जरूरत थी। हमारे वित्त मंत्री ने ये सोचा कि देखिए मध्यम वर्गीय हमेशा अपने फ्यूचर के लिए परेशान रहता है, भविष्य के लिए परेशान रहता है कि कैसे उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे, उसको अपनी बच्ची की मैरिज करनी है, तो कहाँ से इतना फंड लाएगा, सैलरी में इतनी बचत नहीं हो रही है। तो इसलिए मध्यम वर्गीयों के लिए मैं वित्त मंत्री ने ये ध्यान रखा कि हम उनको ओल्ड टैक्स रिजीम पर रखते हैं, कि जिससे कि वो अपनी सेविंग करें, टैक्स के बचाने के चक्कर में वो सेविंग की तरफ जाएं। जिससे कि उनको 80C में उन्होंने 1.5 लाख की छूट दी, पेंशन के लिए 80CCD को इंट्रोड्यूस किया,
और यहाँ इवन उनके हेल्थ को भी बहुत ध्यान रखा। देखिए आप बहुत अच्छा पैसा आप कमा लें, पर अगर आपकी हेल्थ अच्छा ना हो तो कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आपको मैं बहुत बड़े इन्वेस्टर का नाम बताऊं, झुनझुनवाला, राधेश्याम झुनझुनवाला की यही एक स्पीच थी कि मैंने पैसा तो बहुत कमाया पर मैं अपनी हेल्थ को नहीं सुधार पाया। तो दोनों चीजें ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ा बैलेंस बजट दिया कि एक आयुष्मान योजना तो वो लाए ही लाए, और 80D को और इनहेंस किया कि आप इस सुरक्षा बीमा की योजना की तरफ जा पाए। तो गवर्नमेंट मध्यम वर्गीय के लिए पूरा ध्यान रख रही है, पर मध्यम वर्ग की एस्पिरेशन ये है कि वो चाहता है कि डायरेक्ट उसका स्लैब सीधे 10 लाख का एग्जेम्पशन हो जाए। होगा, गवर्नमेंट सोच रही है उसकी तरफ पे, पर वो अभी दूर की बात है। गवर्नमेंट धीरे धीरे स्टेप वाइज उनको छूट दे रही है, और उसने अच्छा प्रोविजन किया है। 7,500 रुपए का टैक्स इस बजट में एक मध्यम वर्गीय और बचा सकता है अपना। सरकारी बजट आपने देखा होगा, क्या लगता है आपको कि सरकारी बजट में कुछ खास बातें हैं जो निवेश को लेकर सही जानकारियां दे रही हों मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, लोगों के लिए? क्या खास है सरकारी बजट में? मिडिल क्लास की चिंताएं कभी खत्म नहीं होंगी और नहीं होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको तरक्की करना है तो भूख होना बहुत जरूरी है। भूख एक पॉजिटिव वे में है तो बहुत अच्छा है। मैं कभी नहीं कहता कि आप लोन लेकर के अपनी सारी एस्पिरेशंस को पूरा करिए। हम क्यों ना एक सेकेंड अर्निंग बनाए। एक रेगुलर अर्निंग तो इज मस्ट, कि हमें अपने खर्चे चलाने हैं, तो हमारे पास एक रेगुलर अर्निंग होनी चाहिए। पर अगर आप लेविशली जीना चाहता है, एक मध्यम वर्ग चाहता है कि उसको एक शानदार लाइफ मिले, तो उसको अपनी एक सेकंड अर्निंग जनरेट करनी पड़ेगी, जो कि वॉरेन बफेट ने कहा था, नेवर डिपेंड अपॉन योर फर्स्ट अर्निंग, यू जस्ट जनरेट योर सेकंड अर्निंग फर्स्ट। तो सेकंड अर्निंग कैसे जनरेट होगी? मध्यम वर्गीय के पास तो कोई और साधन है नहीं कि वो सेकंड अर्निंग जनरेट, तो उसको एक सेविंग करना पड़ेगा। तो उसको सेविंग के लिए अपना एक दायरा बनाना पड़ेगा कि जो अपने एक्सपेंडिचर है, जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्ट फर्स्ट देन एक्सपेंड, तो वो कहते हैं पहले इन्वेस्टमेंट करिए तब एक्सपेंडिचर करिए। ये पॉसिबल इंडिया में नहीं है। मैं जानता हूं कि वो इन परिस्थितियों में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम अपने एक्सपेंडिचर के दायरे को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें आज के वर्तमान में, और हम कर सकते हैं और सेविंग को बढ़ाएं कि अगर हम जितना अर्निंग कर रहे हैं उसका 30% ही हम हर बार सेविंग करेंगे, अपनी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे सेव करके, तो हमें ये लगता है कि बहुत सारे एवेन्यूज हैं मार्केट में जिनसे कि अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। आज की डेट में आप शेयर मार्केट को देखिए, 2014 में कहाँ 20,000 से था और आज 82,000 मार्केट है। अच्छा ग्रोथ कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जबरदस्त हो रहा है। मार्केट में अभी ये बूम बना रहने वाला है, कोई करेक्शन नियर बाई दिखता नहीं है। बीच बीच में कभी पैनिक सिचुएशंस आती हैं, तो उन पैनिक सिचुएशन के लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ अच्छा है, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, पर आपको सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि आपको सेविंग पर ध्यान देना होगा। और सेविंग को चैनलाइज करने के लिए कौन कौन से एवेन्यूज हैं, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा, बेहतर ढंग से आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं रिस्क फ्री से। आपको थोड़ा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं अगर टर्म्स ज्यादा फाइनेंशियल बोलूंगा कि बीटा फैक्टर से बढ़ के स्टैंडर्ड डिविएशन पर आना पड़ेगा, तो मेरा पढ़ाना, मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं मिडिल क्लास को यहाँ पर लिटरेट करने आया हूँ। क्योंकि बीटा फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां पर आपका रिस्क है ही नहीं, जीरो है, तो वो तो आपके सामने, आपको मुझे पढ़ाने की क्या जरूरत है? आप बैंक एफडी करा लीजिए, पोस्ट ऑफिस में जाकर के पैसा जमा कर लीजिए, तो आपको 7% का आराम से रिटर्न मिल जाएगा, 7.25% मिल जाएगा, सीनियर सिटीजन को 7.5 मिल जाएगा। पर आज की डेट में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपके इन्फ्लेशन को मीट आउट कर सके। अब मान लीजिए कि 7% इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन चल रहा हो, 7% का रिटर्न है, तो आपका तो इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। तो हम ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट लाएं जहां पर रिस्क थोड़ा हो, पर हमारा रिटर्न कम से कम इन्फ्लेशन का डबल हो, 15% मार्केट रिटर्न हो। तो आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ, अगर आप अपनी सेविंग को चैनलाइज करके कुछ नहीं जान पा रहे हैं, नहीं जान पाते हैं, आपको शेयर मार्केट में डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खतरा है वहां पर, नो डाउट। क्योंकि वहां पे जाने के लिए आपको थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा और फाइनेंशियली लिटरेट होना पड़ेगा। पर म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन है आपके लिए आज की डेट में, कि आप म्यूचुअल फंड में जाइए, आप वहां से एसआईपी स्टार्ट करिए, 500 से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे उसको मल्टीपल करते जाइए, और 10 साल 22 साल के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं, हम कोई इंट्राडे ट्रेडर नहीं है कि हमें डेली इन्वेस्ट करना और डेली निकालना है। हमने तो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए करना है, तो एक लॉन्ग टर्म का समय अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को दे सकते हैं,
तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मध्यम वर्ग ये अपनी सारी एस्पिरेशंस को पूरा कर लेगा आने वाले 15-20 सालों के अंदर। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी है और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो है इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर हैं और उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अब डॉक्टर नीरज ये भी जानना चाहेंगे, म्यूचुअल फंड और एसआईपी की अक्सर बात की जाती है, तो म्यूचुअल फंड और एसआईपी को आसान भाषा में एक इंसान कैसे समझ सकता है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, म्यूचुअल फंड और एसआईपी, एसआईपी म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट है। म्यूचुअल फंड देखिए क्या है, बार बार आप ऐड देखते होंगे, म्यूचुअल फंड इज बेस्ड ऑन मार्केट रिस्क, ठीक है, रीड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। नो डाउट म्यूचुअल फंड मार्केट बेस्ड प्लान है, पर मार्केट बेस्ड प्लान में एक डाइवर्सिफिकेशन है। आपकी स्मॉल सेविंग को वो लार्ज उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। एक 3 तरह के फंड्स में वो बराबर इन्वेस्ट कर रहा है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। तो जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड है म्यूचुअल फंड में, वो रिस्क को एवर्स कर देता है। तो उसमें फंड मैनेजर्स बैठे हुए हैं जो बहुत ही इक्विप्ड हैं, लिटरेट हैं। आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी जीरो है पर वो वेल इक्विप्ड हैं, और वो आपकी स्मॉल सेविंग को भी बड़े ग्रुप में, लार्ज ग्रुप में लगा रहे हैं, लार्ज बास्केट में लगा रहे हैं। तो जिससे आपका रिस्क भी एवर्स हो रहा है। और मुझे तो अपनी नॉलेज में ये ध्यान नहीं पड़ता कि अगर किसी ने भी अगर एवरेजिंग की हो 5 साल की म्यूचुअल फंड की, तो चाहे जितना भी म्यूचुअल फंड ने या मार्केट ने बैड परफॉर्म किया, 15% से रिटर्न किसी भी म्यूचुअल फंड का कम नहीं था। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन क्या कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। एसआईपी देखिए क्या है, अगर हमारे पास एक लमसम अमाउंट नहीं है कि हम 10,000 15,000 एक साथ लगा सकते हैं, तो आप स्मॉल सेविंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 500 की आपने एक रेगुलर एसआईपी करा ली, हर महीने आपके बैंक से कट जाएगा और वो म्यूचुअल फंड में लग जाएगा, और आपकी यूनिट बैलेंस रहेंगी। आपका जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कम यूनिट परचेज होंगी, नीचे आएगा तो ज्यादा यूनिट परचेज हो जाएंगी। तो इससे आपका रिस्क एवरेज हो जाएगा। तो आप बहुत, मैं ये नहीं कहता कि एसआईपी से आप बहुत अच्छा रिटर्न पा लेंगे बहुत जल्दी। एसआईपी के लिए आपको वेट एंड वॉच एटलीस्ट 12 से 15 साल का करना पड़ेगा अच्छे रिटर्न के लिए। पर मौके का फायदा उठाना है और आपके पास सेविंग है, और मार्केट अगर आपको लग रहा है कि गिरने की तरफ है, गिर रहा है या गिरने वाला है इस नियर फ्यूचर में, तो आपको एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा फायदा मिलेगा इन रिस्पेक्ट टू एसआईपी प्लान। पर जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते उन्हें एसआईपी ही कराना चाहिए। उन्हें एक लमसम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना बेहतर विकल्प उनके लिए नहीं साबित होगा। डॉक्टर साहब, बदलती परिस्थितियां हैं, ऐसे में युवा अपने निवेश को सुरक्षित करना चाहते हैं, अगर वो सुरक्षित रखना चाहें तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अपने निवेश को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि बदलती परिस्थितियों में युवा अपने निवेश को कैसे सुरक्षित रखें। देखिए, निवेश, इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं तो आप जब रिस्क फ्री से रिस्क, मार्केट रिस्क की तरफ जा रहे हैं, तो रिस्क तो 100% इन्वॉल्व है। पर उस रिस्क से हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हमें यूथ को ये ध्यान रखना होगा कि हमें धीरे धीरे ग्रो करना है। तो हमारे सामने लार्ज कैप कंपनीज हैं। म्यूचुअल फंड में 2 तरह के हैं, ग्रोथ फंड है, एक बैलेंस फंड है। तो हमें डायरेक्ट ग्रोथ फंड में ही पैसा ना लगा करके बैलेंस फंड की तरफ भी जाना चाहिए, जिसे हम डेट फंड कहते हैं, जहाँ पर बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। तो वहाँ पर एक सर्टेन रिटर्न आपको मिलता रहता है। तो आप अपने पैसे को बैलेंस ग्रोथ में लगाइए, डायरेक्ट ग्रोथ में मत लगाइए, डायरेक्ट इक्विटी मार्केट का रिस्क मत लीजिए अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं। तो सेफ खेलने के लिए तो आपके पास बैंक और पोस्ट ऑफिस हैं, पर उससे आपकी जो एपिटाइट है, जो आपकी एस्पिरेशंस हैं, वो पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि 7% के ग्रोथ रेट से आप इन्फ्लेशन को मीट आउट करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे, केवल दाल रोटी ही चला पाएंगे। पर आज के मध्यम वर्गीय को कार भी चाहिए, मकान भी चाहिए, एक एक क्लास लाइफ चाहिए। तो उस लाइफ को जीने के लिए उसको सेकंड अर्निंग के लिए रिस्क तो लेना ही होगा। पर रिस्क में भी उसको लार्ज कैप में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको ब्लू चिप कंपनीज मिलेंगी जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती हैं। मार्केट के बहुत ज्यादा पैनिक होने से या वोलेटाइल होने से उनके उतार चढ़ाव बहुत कम होते हैं। रिटर्न आपके जो होते हैं कांस्टेंट रहते हैं ऑलमोस्ट। तो आप उस तरफ जा सकते हैं, बेहतर विकल्प है। फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा रिस्क आप में लेने की क्षमता बढ़ी है, तो आप मिड कैप में आ सकते हैं, जहां पर एक बैलेंस्ड है वो ग्रोथ और उसके बीच में। स्मॉल कैप वो जो छोटी कंपनी जिनका 5,000 करोड़ से कम का कैपिटल है, जो आज की डेट में आपको आश्चर्य होगा, जिनका ग्रोथ रेट 24% था, वो आज 2400% का ग्रोथ रेट दे रही है स्मॉल कैप।
तो अगर आपको ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता, इसीलिए मैंने कहा आप टेस्ट योर एपिटाइट ऑफ रिस्क। आप अपनी रिस्क की क्षमता को जानिए कितना है, आप कितना ले सकते हैं, आपका पैसा कितनी आपको नियर फ्यूचर में कितने समय पे जरूरत है। अगर एक लंबे समय में आपको पैसे की आवश्यकता है तो आपको इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए। पर अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की आवश्यकता है तो आपको बैलेंस फंड की तरफ जाना चाहिए, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स की तरफ जाना चाहिए। तब आपको रिस्क कम लेना चाहिए। और पैसा आपको सुरक्षित रहने की जहां तक बात है, तो जहां रिस्क होगा वहीं गेन होगा, ये तो फैक्टर है मार्केट का। तो अगर आप जब तक गेन नहीं कर रिस्क नहीं लेंगे तो आप यू नेवर बी गेन मोर देन योर एस्पिरेशन। तो आपको रिस्क तो लेना ही होगा। तो रिस्क लेना है, पर रिस्क को एवर्स कैसे करना है, इसके लिए आपको एक बेहतर फंड के विकल्प को चुनना होगा, जो मैंने आपको बताया कि लार्ज कैप के रूप में है, मिड कैप के रूप में है, स्मॉल कैप के रूप में है। अब हो सकता है कि जब मैं बता रहा हूँ कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप है, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सर क्या। आप भी मोटा मोटा या लेमैन के लैंग्वेज में ऐसा समझिए, टॉप 100 कंपनीज जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, या टाटा है, रिलायंस है, मैं किसी ग्रुप का नाम लेना नहीं चाहता था, पर फेमस ब्रांड है जो आपके लार्ज कैप में है और जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकग्राउंड बड़ा सॉलिड है, जिनका कैपिटल स्ट्रक्चर 20,000 करोड़ से ऊपर का है, लाख करोड़ से ऊपर का है। तो वो बट नेचुरल है कि वो बहुत वेल स्टैब्लिश्ड है, उनके मार्केट के फ्लक्चुएशन पर उन पर बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। अगर मैं एक रिसेंट केस दिखाऊं अभी आपको, तो आपने देखा होगा कि अडानी ग्रुप के साथ हिंडनबर्ग ने 2 बार फॉल्स रिपोर्ट डाली। पहली बार इन्वेस्टर बड़ा पैनिक हुआ, मार्केट अडानी ग्रुप के शेयर बड़े अचानक गिर गए थे। पर दूसरी बार उसी इंडियन वर्ग कंपनी ने एक फॉल्स रिपोर्ट डाली, पर दूसरी बार इन्वेस्टर चौकन्ना था। हमारा इन्वेस्टर ही बड़ा समझदार हो गया है, वो इतना चौकन्ना था कि उसने और मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो इस बार मार्केट गिरने के बजाय मार्केट और उठ गई। तो जो शॉर्ट सेलिंग का फायदा वो कंपनी बेवकूफ बना करके उठा रही थी, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुई। तो धीरे धीरे हमारा इन्वेस्टर, हमारा जो यूथ है, वो लिटरेट हो रहा है। हम इसीलिए आगे इस चैनल को के माध्यम से आए हैं कि हम अपने यूथ को कैसे और ज्यादा लिटरेट कर सकें, जिससे कि वो फाइनेंशियली गोल को अचीव कर सकें और भारत की जीडीपी में अपना एक अहम रोल प्ले कर सकें। सर, टैक्स को अगर आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो आप ज़रा टैक्स को आसान भाषा में समझाएं, ताकि एक सामान्य आदमी की समझ में भी ये पूरी तरह से आ जाए। तो आसान भाषा में अगर हम इसे समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? देखिए, टैक्स एक ऐसा वर्ड है जिससे आदमी डर जाता है, और खासकर मध्यम वर्गीय आदमी बड़ा डरता है। टैक्स से डरने की क्या जरूरत है। एक मध्यम वर्ग आदमी की सोच मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बार क्लास ले रहा था, तो बच्चे ने कहा सर टैक्स में बचाना चाहता हूँ। मैंने कहा बचाना चाहता हूँ का क्या मतलब। सर मेरी इनकम है ऐसी कि मैं टैक्स बचाना चाहता हूँ कि मुझे टैक्स ना देना पड़े। मैंने कहा उल्टा सोचो, गलत सोचते हो। भगवान से ये मनाओ कि तुम्हारी इनकम खूब बढ़े और तुम्हें खूब टैक्स देना पड़े। तुम ये क्यों सोचते हो कि मुझे टैक्स कम देना पड़े। भाई टैक्स तो तुम ज्यादा तब दोगे जब तुम्हारी इनकम बढ़ रही होगी ना। तो ये क्यों मनाए भगवान से कि मेरी इनकम कम हो जाए। हम ये क्यों ना मनाए मेरी इनकम ज्यादा हो जाए, मैं और टैक्स देना पड़े। टैक्स कभी इतना नहीं हो सकता जितनी आपकी इनकम रेज कर रही है। द मैक्सिमम टैक्स स्लैब इज 30%। मान लीजिए आप 100 रुपए आपकी इनकम बढ़ गई, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो आपको 30 रुपीज तो टैक्स देना, पर 70 रुपए तो आपकी इनकम की तरह से आ रहे हैं ना। तो हम ये क्यों मनाएं। पैनिक होने की जरूरत नहीं, टैक्स से कभी घबराना नहीं चाहिए। टैक्स तो गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ फंड है, वो लगाती है हर गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए। गवर्नमेंट कैसे चलाएगी अपनी इनकम और खर्चे कैसे मीट आउट करेगी। टैक्स को सरल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे इंडियन टैक्स सिस्टम में 2 तरह के टैक्सेस लगाए हैं गवर्नमेंट ने, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर गवर्नमेंट ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया है। डायरेक्ट टैक्स आपके सामने इनकम टैक्स की तरह से, जो 2024 में डायरेक्ट टैक्स कोड के नाम से आने वाला है। इनकम टैक्स भी एबोलिश्ड होने वाला है। तो अब इनकम टैक्स से क्या डरना। भाई इनकम टैक्स आपको गवर्नमेंट जो लगा रही है उसने बहुत सारी आपको डिडक्शंस दिए हुए हैं। आप ओल्ड टैक्स रेजिम में रहेंगे तो आप सारे डिडक्शंस का फायदा उठा सकते हैं। इवन आप अपने बच्चे के ट्यूशन की फीस तक का एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं। इवन आप हाउसिंग लोन जो ले रहे हैं, लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, उसका डिडक्शन एटीसी में ले सकते हैं। तो आपको ये तरीके पता होने चाहिए कि टैक्स का आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं और कैसे अपने टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। मैं इवेजन की तो बात करता ही नहीं कभी। टैक्स चोरी तो करनी ही नहीं चाहिए। क्यों चोरी करना।
हम अवॉइडेंस कर सकते हैं कि अपने रूल्स को फायदा उठा करके उससे टैक्स को सेव कर सकते हैं, और टैक्स से घबराने की जरूरत नहीं है। आज एक मध्यम वर्गीय सोचता है कि गवर्नमेंट मिडिल क्लास पर ही टैक्स लगाए जा रही है, जो ईमानदारी से जीता है उसी पे टैक्स लगा रही है, टैक्स का बोझ डालती जा रही है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट सब पर बराबर ट्रीट कर रही है और काफी ट्रांसपेरेंसी ला रही है, सब टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। अब आप देखिए जीएसटी का कलेक्शन बहुत बढ़ा है, इसका मतलब लोग ने टैक्स देना शुरू किया है, पब्लिक ईमानदार है। ये सोचना गलत है कि टैक्स से भागना है या गवर्नमेंट उनके ऊपर जबरदस्ती लगा रही है। गवर्नमेंट कई तरह के रिलैक्सेशन दे रही है, टैक्स को समझने की जरूरत है। टैक्स को आसान भाषा में आप ये बस समझ लीजिए कि आप इनकम टैक्स अगर आप पर लग रहा है तो उससे आप बच नहीं सकते, वो आप ही को पे करना है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है उसमें शिफ्टिंग का नेचर होता है, पर अल्टीमेट टैक्स कंज्यूमर ही पे करता है। पर आपकी जो समस्या ये नहीं है कि कौन पे करता है, आपकी समस्या ये है कि मध्यम वर्गीय टैक्स से बचे कैसे, आप ये सोचते हैं। मध्यम वर्गीय को ये मनाना चाहिए कि उसकी आय हमेशा बढ़े और उसे और टैक्स देना पड़े, क्योंकि टैक्स का स्लैब मैक्सिमम 30 रखा गया है और मध्यम वर्गीय कभी 30% स्लैब में नहीं जा रहा होता है। आप देखिए चाहे उठा के, जब नहीं तो मध्यम वर्गीय नहीं रह जाएगा, फिर वो हायर इनकम ग्रुप में चला जाएगा। वो 20% या 5% के स्लैब के टैक्स में आता है अगर, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अवेलेबल हैं जिनसे वो अपनी टैक्स की सेविंग, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम पर रहता है तो मैं तो कह रहा हूँ 8.5 लाख तक का वो टैक्स बचा सकता है आराम से। गवर्नमेंट तो कहती है 5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, पर मैं कहता हूँ 8.5 लाख तक को उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा अगर वो इन्वेस्टमेंट के प्रॉपर चैनल को अडॉप्ट कर ले। और न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन गवर्नमेंट ने नहीं दी है, उसमें 7,75,000 तक की सैलरी पर्सन अपना टैक्स इनकम को छूट ले सकता है। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। हाँ, ये जरूरी है कि मध्यम वर्ग ये सोच रहा है कि 10 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स ना पड़े, तो गवर्नमेंट इस बारे में भी आगे कदम उठा रही है। जैसा मुझे मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि गवर्नमेंट आने वाले बजट में ऐसा प्लान कर सकती है कि वो जो मध्यम वर्गीयों को 10 लाख रुपए तक का उनका कर के बोझ को कम कर दे। वो डायरेक्ट एग्जेम्पशन के माध्यम से ना दे, पर वो किसी और तरह से रिबेट के माध्यम से, जैसे 87A का रिबेट गवर्नमेंट 25,000 का दे रही है, ओल्ड टैक्स में गवर्नमेंट जो है रिबेट 12,500 का अभी भी स्टिल दे रही है। तो इसी तरह से वो टैक्स के रिलैक्सेशन को मध्यम वर्गीय को दे सकती है। तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो, और टैक्स जब बढ़े तो और खुश हो क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीरज जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां निवेश को लेकर, क्योंकि हर कोई चिंतित रहता है कि हम अपने पैसे का सही निवेश कैसे कर सकते हैं, उसको लेकर आपने हमें जानकारी दी। थैंक यू। और मैं एक बार सी एक्सपर्ट न्यूज चैनल को भी और आपको भी बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि इस माध्यम से जनता के बीच में मैं जो वित्तीय साक्षरता को और बढ़ाना चाहता हूं, और जिसमें मैं हाउस वाइफ की भी इम्पोर्टेंट रोल के बारे में अगले उसमें बात करूंगा। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के शी एक्सपर्ट में हमारे साथ जुड़े डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जिन्होंने पैसे के निवेश को लेकर हमें महत्वपूर्ण जानकारियां दी। फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।